हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ, इसमें हम सीआईए के एक अंडरकवर एजेंट को देखते हैं जो कि अफगानिस्तान कंधार में एक मिशन पर आया है, लेकिन उसका मिशन एक्सपोज हो चुका है। अब सारे मिलिटेंट्स उसको ढूंढ रहे हैं, ईरान उसको ढूंढ रहा है, पाकिस्तान उसको ढूंढ रहा है और अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स सब मिलकर उसे ढूंढ रहे हैं। और सीआईए ने भी उससे अपना हाथ उठा दिया है कि अब तुम्हारी हिम्मत है, तुम जिस तरह बच सकते हो तुम बचो। अब वो एक अकेला इंसान और उसके साथ सिर्फ एक ट्रांसलेटर है और उसे अफगानिस्तान से निकलकर वापस अमेरिका अपने घर भी जाना है। तो क्या वो इन सब से फाइट करके वहां से बचकर वापस अपने घर पहुंच पाएगा? ये हमें इस मूवी की कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक रियल स्टोरी है। ये कहानी सीआईए के रियल एजेंट माइकल की है। इस एजेंट ने बहुत से खुफिया मिशन कामयाबी से सरंजाम दिए थे और उसके कामयाब मिशन में से ईरान का न्यूक्लियर प्लांट तबाह करना भी था। मूवी के शुरू में हम ईरान को देखते हैं, जहां एक बंकर के अंदर टॉम हैरिस नाम का बंदा वाईफाई ठीक करने आता है। उसके साथ उसका दोस्त ओलिवर भी है। उनके आसपास ईरान के बहुत सारे फौजी खड़े हैं, क्योंकि इस इलाके में ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है जो कि खुफिया है और ये फौजी नहीं चाहते कि ये दोनों कुछ गलत करें और उनके पावर प्लांट को कोई नुकसान पहुंचे। अब टॉम अंदर काम करता है और बाहर आ जाता है और अपने साथी को सामान समेटने का कहता है। ईरानी फौजी से पूछने लगते हैं कि बताओ कि तुमने क्या किया है। ओलिवर को पर्शियन ज़बान आती है, लेकिन हारिस को नहीं। वो कहता है कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने ही हमें हायर किया हुआ है। फिर टॉम अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और इन सब को फुटबॉल मैच दिखाता है और कहता है कि इंटरनेट पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है, मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया है। उन्हें बताता है कि हम ये इंटरनेट ही तो ठीक करने आए हैं। इंटरनेट का तो बहाना होता है, असल में तो वो कुछ और ही करने आया था। टॉम का साथी ओलिवर बहुत डर रहा था कि कहीं हम पकड़ न जाएं और वो ये सब खत्म करके अपने घर वापस जाना चाहता था। फिर टॉम अपने बॉस को पैगाम भेजता है कि काम हो गया है। दरअसल उसने बंकर के अंदर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट में जारी तारों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी और वहां चिप लगा दी थी, जिससे जमीन के अंदर खुफिया न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसर्च सेंटर के सारे कंट्रोल इन लोगों के पास आ गए थे। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लूना है। ये एक प्रेस रिपोर्टर है जो ईरान में ही रहती है। उसके पास उसके फ्रेंड का फोन आता है और वो एक सीआईए एजेंट है। वो उसे कुछ खुफिया तस्वीरें भेजता है और कहता है कि किसी को भी पता ना चले कि ये मैंने भेजी हैं। फिर लूना अपने बॉस को फोन करती है और बताती है कि मेरे एक दोस्त ने खुफिया मालूमात भेजी हैं जो हमें फ्रंट पेज पर छापनी चाहिए। उनकी ये कॉल ईरानी पुलिस टैप कर लेती है। शाम को टॉम अपने घर की छत पर आकर बैठ जाता है और अपनी बीवी को कॉल करता है। उसकी बीवी कहती है कि या तो तुम मुझे तलाक दे दो या ये नौकरी छोड़कर हमारे पास आ जाओ। टॉम कहता है कि मैं किसी और काम के लिए नहीं बना, मुझ में जो टैलेंट है वो मुझे दूसरे लोगों से डिफरेंट करता है। अब हम मोहम्मद नाम के एक आदमी को अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर देखते हैं जो अमेरिका से आया है, मगर असल में तो ये अफगानिस्तान का ही रहने वाला है। नकली आईडी होने के बावजूद भी ये पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये सब पहले ही रोमन नाम के बंदे ने फिक्स कर रखा था। फिर उसे एक कार लेने आती है। जब वो कार में बैठता है तो उसके फ्रेंड रोमन से बात करवाई जाती है। रोमन टॉम का दोस्त था। मोहम्मद पूछता है कि मुझे सिर्फ ट्रांसलेटर का ही काम करना है ना? कहता है कि हाँ, सिर्फ ट्रांसलेटर का काम। परसों तक तुम्हें मेरा दोस्त मिल जाएगा, फिर तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता। मोहम्मद बेचारा शरीफ इंसान था, उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंसने जा रहा है। जो चिप टॉम ने लगाई थी उसकी मदद से ईरानी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के टेम्परेचर में गड़बड़ कर दी जाती है, और ये जानते हुए भी कि वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट की जानब से न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दिया जाता है। फिर वहाँ ईरानी ऑफिसर मौका का जायजा लेने आते हैं। फरजाद कर्नल को बताता है कि 90% रेडिएशन जमीन में ही रह गया है। कर्नल फरजाद से पूछता है कि ये काम किसका होगा। फरजाद कहता है कि ये काम या तो इसराइली या अमेरिकन ही कर सकते हैं। कर्नल कहता है कि तुमको जो करना है करो, मगर मुजरिम बचकर जाने ना पाए। टॉम अपना पासपोर्ट और पैसा लेकर भागने की तैयारी में था, क्योंकि उसकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। उसे खुद ही खुद की मदद करना होगी, क्योंकि ये काम खुफिया था और अमेरिकन सामने नहीं आना चाहते थे। फिर टॉम अपने साथी ओलिवर को ये कहकर कि सारे सबूत जला देना और मैं एयरपोर्ट जाने वाला हूँ, ये कहकर वो चला जाता है। ओलिवर भी जाना चाहता था, मगर अभी उसका काम बाकी था। अब टॉम एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वहाँ टीवी पर यह खबर दिखाई जाती है कि अमेरिका ने इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया है। टॉम को यहाँ से लंदन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उसमें अभी बहुत वक्त था। फिर उसके पास रोमन का मैसेज आता है और वो उसे एक ड्रेस पर आने के लिए कहता है। उस वक्त लूना अपने अपार्टमेंट में थी और अपनी फैमिली से बात कर रही थी, तो तभी वहाँ दो लोग आते हैं और उसे अगवा करके ले जाते हैं। टॉम रोमन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। उस घर में पार्टी चल रही थी। टॉम पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। रोमन कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, कीमत जितनी तुम चाहो। टॉम मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी काम नहीं करूंगा, मैंने ब्रेक ले ली है। रोमन कहता है कि इतने पैसों से तुम अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकते हो, तुम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। टॉम पूछता है कि काम क्या है। रोमन कहता है कि अभी जो तुमने बर्बाद किया है उसी तरह का एक और खुलाना वो बना रहे हैं।
ہم دونوں اسے بننے سے پہلے ہی تباہ کر دیں گے، تمہیں ایران میں افغانستان کے راستے گھسنا ہوگا۔ ٹام کہتا ہے کہ یہ کم تم کسی اور سے کیوں نہیں کروا لیتے؟ رومن کہتا ہے کہ نہیں، اسے صرف تم کر سکتے ہو۔ پھر ٹام کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے جو افغانی اور ایرانی دونوں زبانوں کو جانتا ہو اور وہ وہاں کے چپے چپے سے واقف بھی ہو۔ رومن کہتا ہے کہ وہ بندہ تمہارا وہاں پہلے سے ہی ویٹ کر رہا ہے۔ پھر ٹام پرائیویٹ جیٹ سے ہرات پہنچ جاتا ہے جو کہ افغانستان میں ہے اور اس کی ملاقات محمد سے ہوتی ہے۔ محمد کہتا ہے کہ یہاں تمہارا سامنا طالبان سے ہونے والا ہے۔ ادھر لونا کے پاس فرزاد آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم کریکٹ انفارمیشن دو گی تو تم واپس گھر جا سکتی ہو، اپنی بیٹی سے بھی مل سکو گی۔ ایک امریکن نے تمہیں میرے ملک میں 2 نیوکلیر پاور پلانٹس کی انفارمیشن دی تھی جس میں سے ایک تباہ ہو چکا ہے، مجھے بتاؤ کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کس نے کیا؟ لونا کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور وہ روتی رہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ محمد ٹام کو ایک گھر میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک پارسل ہے اور اس کے اندر بہت سارے ہتھیار ہیں۔ محمد خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا مشن کیا ہے؟ ٹام اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا؟ محمد کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کیونکہ اسے صرف ٹرانسلیٹر بننے کا کہا گیا تھا۔ نیکسٹ ڈے ہم رومن کو دیکھتے ہیں جو کہ مارننگ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی میں ایک نیوز چل رہی تھی کہ امریکہ نے ایران کے نیوکلیر ریسرچ سینٹر کو تباہ کر دیا ہے اور ٹی وی پر ٹام اور اولیور کا چہرہ بھی دکھایا جاتا ہے جو امریکن جاسوس ہیں۔ پھر رومن گھبرا کر ٹام کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارا فیس سامنے آ گیا ہے۔ اولیور فون نہیں اٹھا رہا، لگتا ہے کہ وہ بیچارہ مارا گیا ہے۔ ٹام پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ رومن کہتا ہے کہ فی الحال تو تم مشن کو بھول جاؤ، میں تمہیں وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ پھر فرزاد کرنل کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس بندے کا پتہ چل گیا ہے۔ کرنل کہتا ہے کہ شام سے پہلے وہ میرے سامنے ہونا چاہیے۔ اب یہاں ہم پاکستانی خفیہ ایجنسی کو دیکھتے ہیں جو فرزاد کی کال کو ٹیپ کر لیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہونہار ایجنٹ کاہل کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرات پہنچو، ایرانیوں سے پہلے ٹام ہیرس کو ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم اسے پکڑیں گے اور کھلی منڈی میں بولی لگا کر بیچیں گے۔ تو تبھی رومن کے پاس امریکہ سے فون آتا ہے اور وہ ٹام ہیرس کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہ کرنے کا آرڈر دیتے ہیں، مگر رومن جواب دیتا ہے کہ ٹام میرا دوست ہے، اسے وہاں سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ اب فرزاد بھی افغانستان جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ٹام اپنی ساری معلومات اور ڈاکومنٹس جلا دیتا ہے۔ وہ محمد سے کہتا ہے کہ ہمیں ابھی قندھار کے لیے نکلنا ہوگا، ہمارا راز کھل چکا ہے۔ پاکستانی سمارٹ ایجنٹ کاہل ٹام کو پکڑنے کے لیے ہرات کی طرف جا رہا تھا۔ پھر وہ اپنے دوست رسول کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے کچھ خونخوار آدمی کی ضرورت ہے، کسی کو زندہ پکڑنا ہے۔ پھر وہاں سے کاہل ایک پہاڑی علاقے میں گاڑی رکواتا ہے اور وہاں سے اپنی بائک پر بیٹھ کر آگے چلا جاتا ہے۔ فرزاد ٹام کا پتہ لگا لیتا ہے اور اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ ٹام کہتا ہے کہ ہمیں گاڑی یہیں پر چھوڑنی ہوگی اور کسی پرانی گاڑی میں آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ یہ گاڑی سب دیکھ چکے ہیں۔ پھر وہ ایک بازار میں گھس جاتے ہیں۔ ان کے امریکن ساتھی ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے، صرف انہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر ٹام ایک پرانی گاڑی چلاتا ہے لیکن وہ گاڑی بھی فرزاد کے بندوں کی نگاہ میں آ جاتی ہے۔ وہاں سے باہر نکلنے کے چکر میں وہ ٹریفک جام میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر فرزاد اپنی گاڑی سے نکلتا ہے اور ٹام کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو چوکنا کر دیتا ہے کہ ہم جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ ادھر ہی ہے۔ ٹام بھی سمجھ جاتا ہے کہ خطرہ اس کے آس پاس ہی ہے۔ پھر وہ آگے پیچھے کی گاڑیوں کو ٹکر مار کر نکل جاتا ہے۔ تبھی وہاں کاہل آ جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹام کو کوئی اور پکڑے، اس لیے وہ فرزاد کی گاڑی میں بم لگا دیتا ہے اور اسے اڑا دیتا ہے۔ فرزاد دور کھڑا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ پھر کاہل رسول کے بندوں کو کال کرتا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کے لیے آ جائیں۔ ٹام بہت ہی تیز گاڑی چلا رہا تھا لیکن ٹام ان کی گاڑی کو ٹکر مار کر آگے نکل جاتا ہے۔ کاہل ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا مگر چلتے چلتے ٹام کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے اور وہ محمد کو کہتا ہے کہ میں پہرا دیتا ہوں، تم ٹائر تبدیل کرو، یہاں کوئی بھی چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ محمد کہتا ہے کہ یہاں چل کیا رہا ہے؟ ٹام کہتا ہے کہ وہ ایران والا حادثہ میں نے ہی کیا تھا اور میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، جہاں ہماری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہمیں خود ہی اپنی مدد کرنی ہوگی، اس لیے ہمیں بس قندھار پہنچنا ہے کسی بھی صورت، وہاں میرے ساتھی ہم دونوں کو بچا لیں گے۔ یہاں پر محمد کے ساتھ غلط ہوا تھا، اسے ریالٹی کا نہیں پتا تھا، وہ تو صرف ٹرانسلیٹر کا کام کرنے آیا تھا، انہیں اسے ریالٹی بتا دینی چاہیے تھی۔ پھر اس پر تھا کہ وہ مشن کرے یا نہ، یہ اس کی مرضی پر تھا۔ پھر ٹام بتاتا ہے کہ جب میری ڈیوٹی افغانستان میں تھی تو یہاں سے ساؤتھ کی طرف میرا ایک فرینڈ تھا، اس کے پاس ہیلی کاپٹر بھی تھا، وہ ہماری قندھار پہنچنے میں مدد کرے گا۔ وہ سڑک کے راستے قندھار نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہاں جگہ جگہ پر خطرہ تھا، انہیں کبھی بھی طالبان مل سکتے تھے اور طالبان اسے نفرت کرتے تھے۔ یہاں محمد بتاتا ہے کہ وہ افغانستان میں ٹرانسلیٹر کی جاب کے لیے تو آیا ہی تھا لیکن اصل میں اس کا بھی ایک خفیہ مشن ہے، وہ اپنی بیوی کی بہن کو یہاں بچانے آیا تھا۔ تو ٹام اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اب چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے۔ ٹام نے نائٹ ویژن گلاسز پہنے ہوئے تھے، تبھی وہاں فرزاد ہیلی کاپٹر سے آ جاتا ہے، وہ ان کی گاڑی پر فائر کرنے لگتا ہے جس سے ان کی گاڑی کا انجن ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ٹام محمد کو بھاگنے کے لیے کہتا ہے، وہ بھاگ کر چٹانوں میں چھپ جاتا ہے۔ پھر جب ہیلی کاپٹر انہیں مارنے کے لیے آتا ہے تو ٹام بھی ان پر گولیاں چلاتا ہے، گولی پائلٹ کو لگ جاتی ہے اور ہیلی کاپٹر کریش ہو جاتا ہے۔
इस हादसे में फरजाद मारा जाता है। अब रोमन भी अफगानिस्तान में आ चुका था ताकि टॉम की मदद कर सके। उसके अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशंस थे। सुबह हो जाती है, काहिल उस जगह पहुंच गया था जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उधर टॉम के दोस्त रुबानी के बंदे उन्हें लेने के लिए आ गए थे। फिर वो उन्हें गाड़ी में बिठाकर रुबानी के पास ले जाता है। रुबानी उस वक्त ताजिक मिलिट्री कैंप में रहा करता था। वो इन दोनों को खुशामदीद करता है। टॉम उसे चॉपर मांगता है, लेकिन वो कहता है कि चॉपर तो तालिबानियों ने बुक कर रखा है, मैं तुम्हें ट्रक दे सकता हूँ, तुम 3 घंटे में ही कंधार पहुंच जाओगे। दरअसल ये पैसों के लिए काम करता था। उसने रशिया, अमेरिका, तालिबान सब के लिए काम किया था। मोहम्मद उससे इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसके बंधु ने जब उसके शहर को बर्बाद किया था तो उसमें उसके बेटे की भी मौत हो गई थी। मोहम्मद टॉम को कहता है कि तुम जैसे लोग इसको बढ़ावा देते हैं, तभी ये बेगुनाह लोगों को मारते हैं, शर्म आनी चाहिए। फिर वो वहाँ से कार लेकर चले जाते हैं। रुबानी, जिसे टॉम अपना दोस्त कहता था, उसकी मुखबरी कर देता है। काहिल की बाइक गर्म होकर बंद हो जाती है तो तभी उसे पाकिस्तान से कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि वो एक पुराने ईएन ट्रक में है। काहिल कहता है कि आपका अमेरिकन आपको मिल जाएगा, लेकिन इस काम के बदले मुझे किसी यूरोपियन मुल्क या अमेरिका में भेज दिया जाए। फिर वो रसूल को कॉल करता है और उसे टॉम के बारे में बताता है और अपने लिए एक ट्रक मंगवाता है। उसके बंदे टॉम को पकड़ लेते हैं। टॉम कहता है कि मुझे रुबानी को वहीं मार देना चाहिए था। रसूल मोहम्मद को बहुत मारता है क्योंकि जब अमेरिकन फौजी अफगानिस्तान में थे तो उसने अमेरिकियों का साथ दिया था और खुद जाकर अमेरिका शिफ्ट हो गया था। तभी उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। बाहर रोमन अपने साथियों के साथ आया था। वो बाहर तबाही मचा देता है। फिर रसूल काहिल को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन काहिल कहता है कि मेरे आने तक संभल कर रहो। इधर रोमन रसूल को मारकर टॉम को छुड़ा लेता है। टॉम मोहम्मद को ढूंढकर उसे भी छुड़ा लेता है। अब काहिल भी वहां पर पहुंच गया था, लेकिन वो उनकी लड़ाई में नहीं घुसता, बल्कि ड्राइवर को वहां से चलने के लिए कहता है, वहां जहां से अमेरिका के लिए जहाज उड़ने वाला था। फिर काहिल की कार टॉम की कार का पीछा करती है। टॉम कहता है कि ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। फिर रोमन सनरूफ से बाहर निकलकर काहिल पर गोलियां बरसाता है। बदले में काहिल भी उस पर गोलियां बरसाता है और एक गोली रोमन को लग जाती है। फ्लाइट उनसे 4 किलोमीटर दूर थी। रोमन कार से बाहर कूद जाता है। मोहम्मद कहता है कि हमें इसे साथ लेकर चलना होगा। रोमन फिर से गोलियां चलाता है, मगर गोलियां खत्म हो जाती हैं और काहिल को मौका मिल जाता है, इसलिए वो उसे वहीं पर मार देता है। गोलियां लगने की वजह से काहिल की कार भी खराब हो जाती है। फिर वो बाइक पर उनका पीछा करता है और वो एक ऊंची चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब वहाँ तालिबानी आ जाती हैं जो नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ से आ रहे थे। बेस का गेट उनसे काफी नजदीक था, लेकिन तभी एक तालिबानी आकर टॉम की कार को उड़ा देता है। फिर काहिल तालिबानों को वहीं रोकने का कहता है कि अब मैं जाऊंगा, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तानी काहिल कोई आम किलर नहीं था। तालिबानी उसका हुक्म मानते थे। फिर काहिल और टॉम आमने सामने आ जाते हैं। काहिल की गर्दन में गोली लगती है। काहिल को गोली लगते ही सब तालिबानी एक बार फिर से टॉम की तरफ बढ़ने लगते हैं। टॉम मोहम्मद से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। अमेरिकन बेस से ड्रोन से सब कुछ देख रहे थे। कर्नल क्रिस कहता है कि अपने आदमियों को गेट पर भेजो और उसको बचाओ। उसका साथी कहता है कि हमें उसकी इजाज़त नहीं है। कर्नल कहता है कि अगर इस बात के लिए मुझे बाहर भी निकलना पड़ा तो मैं रेडी हूँ, मैं अपने बंदों को नहीं छोड़ सकता। तो तभी वहाँ पर अमेरिकन जेट आते हैं जो इन तमाम तालिबानियों को तबाह कर देते हैं। टॉम मोहम्मद को लेकर पैदल ही गेट की तरफ जाता है। वहाँ से वो एक कार में बैठकर प्लेन में पहुँचते हैं। प्लेन अमेरिका के लिए चला जाता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।